अक्सर भारत के औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में बस अंग्रेजों और पुर्तगालियों की ही कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन समय की रेत के नीचे एक और भुला हुआ अध्याय दबा है, जो डच लोगों ने लिखा था। बंगाल के भरे बाजारों से लेकर मालाबार के मसालों से भरे तटों तक डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शक्तिशाली व्यापारिक साम्राज्य बनाया। लेकिन उनकी कहानी को अक्सर नजरअंदाज क्यों किया जाता है? 1605 में डच लोगों ने भारत में कदम रखा और आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक पोस्ट स्थापित की। अंग्रेजों और पुर्तगालियों के अलग उनका ध्यान जीत पर नहीं, बल्कि व्यापार पर था। पुलिकट जल्द ही उनका मुख्य हेडक्वार्टर्स बन गया, जो मसालों और कपड़ों के व्यापार का एक संपन्न केंद्र था। यहां से डच लोगों ने अपना विस्तार किया और चिंसुरा, नागपट्टिनम, कोचीन और सूरत में फैक्ट्रियां स्थापित की। भारत डच लोगों के वैश्विक व्यापारिक नेटवर्क का एक मुख्य भाग बन गया, जो उपमहाद्वीप को जावा, सुमात्रा और यूरोप से जोड़ता था। लेकिन डच लोग किसके पीछे थे? कपड़ा, मसाले, नील, सलपत्रे और अफीम, ऐसी चीजें जिनसे वैश्विक अर्थव्यवस्था बनती थी। बंगाल के सबसे बेहतरीन मलमल, कोरोमंडल तट के उत्कृष्ट फैब्रिक्स और मालाबार के मसाले यूरोपीय बाजार में पहुंचते थे, जिससे भारतीय सामान दुनिया में सबसे ज्यादा मांग वाले बन गए। डच लोगों ने एफिशिएंट वित्तीय सिस्टम शुरू किए, जिनमें क्रेडिट और बैंकिंग नेटवर्क शामिल थे, जिन्होंने बड़े स्तर में व्यापार में क्रांति ला दी। डच लोगों ने भारत के भूमि पर अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने किले, व्यापारिक पोस्ट और चर्च बनाए, जो आज भी खड़े हैं। तमिलनाडु के पुलिकट में किला गैलरिया भारत में डच शक्ति की याद दिलाता है। तमिलनाडु के नागपट्टनम में डच किला एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। चिंसुरा और पुलिकट में डच कब्रिस्तान भुला दिए गए व्यापारियों की खामोश कब्रें। डच लोग सबसे पहले भारतीय कपड़ा का बड़े पैमाने पर निर्यात करने वालों में से थे, जिन्होंने यूरोपीय जरूरतों के आधार पर पैटर्न्स और तकनीकी को प्रभावित किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने छपाई तकनीकी और नक्शा बनाने की कला के प्रसार में भी योगदान दिया और भारतीय क्षेत्रों के विस्तृत कार्टोग्राफिक रिकॉर्ड्स छोड़ गए। लेकिन भारत में डच प्रभुता हमेशा के लिए नहीं रहा। 1741 में उन्हें कोलाचेल के युद्ध में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। यह उन पहले मौकों में से एक था जब किसी भारतीय शासक ने किसी यूरोपीय शक्ति को हराया था। जल्द ही अंग्रेज और फ्रांसीसी मजबूत औपनिवेशिक शक्तियों के रूप में उभरे और उन्होंने डच लोगों को मुख्य व्यापारिक केंद्रों से बाहर कर दिया। 1795 तक, जब नीदरलैंड फ्रांस के नियंत्रण में आ गया, तब अंग्रेजों ने भारत में ज्यादातर डच बस्तियों पर कब्जा कर लिया। 1824 में एंग्लो डच संधि के तहत डच लोगों ने औपचारिक रूप से अपने बचे हुए भारतीय क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिए। बदले में उन्हें सुमात्रा पर नियंत्रण मिला। हालांकि उनका शासन समाप्त हो गया, लेकिन डच लोगों ने एक विरासत छोड़ी, जो किलों, कब्रिस्तानों और यहां तक कि वैश्विक कपड़ा व्यापार में भी दिखती है, जहां सदियों तक उनकी मांग ने भारतीय शिल्प कौशल को आकार दिया। इतिहास विजेताओं को याद रखता है, लेकिन उन व्यापारियों का क्या, जो अर्थव्यवस्था को आकार देते हैं, शहर बनाते हैं और संस्कृतियों को प्रभावित करते हैं। भारत में डच लोग सिर्फ दृष्टा ही नहीं थे, वे एक ऐसे काल के वास्तुकार थे जिसे हम लगभग भूल चुके हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं। क्रो IQ IAS